रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, भूल गया था फिर से, यूजुअली ऐसे ही भूल हर बार की तरह। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्लाइज दैट पीपल, ठीक है, ये कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का स्टेटस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड इट्स नॉट मेरली, केवल यह नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसा नहीं है कि खाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड डिजीज और डिजीज जो इसमें इन्वॉल्व है, यह एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का स्टेटस है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। दिस इज द WHO डेफिनेशन। तो टोटल तीनों चीज़ें इसमें दी गई, तीनों एस्पेक्ट दिए गए हैं आदमी के, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, अलॉन्ग विद हेल्थ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या कहती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कि people are able to have a satisfying and safe sex life, and that they have the capability to reproduce and freedom to decide if, एक तो उनके पास they should be capable to reproduce in a healthy way, then they should have freedom to decide if they want to reproduce how and when। कोई कंपल्सन नहीं करेगा। They should have the person should have the freedom for reproduction. So reproductive health of individuals have a significant role in the society. Population का जो है सारा जो रोल है, आगे प्रोजेनी का रोल है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। हाउ पेरेंट्स चूज द चिल्ड्रन। अगर एक गरीब आदमी, गरीब पेरेंट है, उनके बहुत सारी पॉपुलेशन हो जाएगी, बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो दे आर नॉट एबल, उनको ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो उनको एजुकेशन दे पाएँ ठीक से, उनकी आगे फ्यूचर के लिए कुछ फ्यूचर का उनका बना पाएँ। तो आगे की जो लाइफ है वो रिप्रोडक्टिव मतलब इस डिसीजन पे डिपेंड करती है कि हाउ द पेरेंट्स डिसाइड देयर चिल्ड्रन, कितने बच्चे पैदा करने हैं, कैसे उनको पालना है, ये उनके डिसीजन के ऊपर फ्यूचर डिपेंड करता है। फ्यूचर की जो जनसंख्या है उनके आज के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरह से इसका सोसाइटी के डेवलपमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। सो क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट जनरल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, और ये सोसाइटी का गोल है। WHO इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो लेट अस एजुकेट आवरसेल्फ फॉर फ्यू थिंग्स लाइक MTP, STD। MTP आपको पता होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो इसका पैराग्राफ लिखना है सर, मैं शेयर कर दूंगा, शेयर करूंगा। नहीं सर, जो आप ये सेंटेंस दिए इसके पैराग्राफ लिखना है नीट एग्जाम में सर। नहीं, एग्जाम में नहीं लिखना है, तो MCQ हम तो नीट के लिए बता रहे हैं, और ये ये केवल इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, ठीक है। अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये इंट्रोडक्शन है कि क्यों इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। ये नेग्लेक्टेड टॉपिक छोड़ देते हैं हम लोग, एक छोटा सा टॉपिक है, नेग्लेक्टेड सा है, लेकिन क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, नीट में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन नेग्लेक्टेड रह जाता है। हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यार छोटा सा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है। वी आर नॉट, मतलब कई बार हेजिटेशन होता है, कई बार छोटा सा चैप्टर छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें छोटे से चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाते हैं हमेशा, ठीक है। ओके सर, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को आजकल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जो है इंडिया पहली कंट्री है जिसने जो है फैमिली प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था 1951। पंचवर्षीय योजना जब स्टार्ट हुई थी इंडिया की, तो 1951 में ही इंडिया ने फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था। अब उस फैमिली प्लानिंग को हम लोग RCH केयर के नाम से जानते हैं। RCH केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ
RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है ना, RCH केयर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं फैमिली प्लानिंग को। तो इसके जो गोल्स हैं फैमिली RCH प्रोग्राम के, वो है एक तो अवेयरनेस फैलाना है लोगों में अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है। दूसरा लोगों को जो है एजुकेट करना फॉर बर्थ कंट्रोल, प्रेग्नेंट मदर का केयर कैसे करना है, पोस्ट नेटल मतलब डिलीवरी के बाद माँ का और बच्चे का केयर, पोस्ट नेटल, प्री नेटल मतलब डिलीवरी से पहले, पोस्ट नेटल डिलीवरी के बाद, तो दोनों केयर, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। देन ब्रेस्ट फीडिंग एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि नेगलेक्ट होती रही है, ब्रेस्ट फीडिंग, एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग। ये कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए, बच्चे को पानी भी नहीं पिलाएं, केवल माँ का दूध पिलाएं, अगर उसको प्यास भी लगे तो माँ का दूध पिलाएं 6 महीने तक। देन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, बच्चे जो पैदा हो जाते हैं तो बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, लड़कियों को भी लड़कों को भी, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो जो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो खेलने की हो। देयर शुड कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना होके इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए लड़के लड़की में। तो ये एजुकेशन का काम भी RCH केयर के अंदर आता है। देन अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे मैंने बताया कि इंडिया में हर छठा आदमी, जो वर्ल्ड में हर छठा आदमी इंडियन है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है हमारे इंडिया की। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की मतलब नंबर ऑफ पीपल प्रति किलोमीटर ऑफ क्षेत्र में, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है डेंसिटी के हिसाब से, चाइना से भी ज़्यादा डेंसिटी इंडिया में है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इनके बारे में अवेयरनेस करना भी RCH केयर के अंडर में आता है, इसके प्रीव्यू में ही आता है। तो जो सेक्स एजुकेशन है उसका जो है रूल्स हैं कि भाई, एक तो अभी नई कंसेप्ट आ रही है कि सेक्स एजुकेशन एडोलसेंट के टाइम पे, एडोलसेंट मतलब जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, बच्चे जो 12 से 14 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उसी समय सेक्स एजुकेशन उनको स्कूल के लेवल पे भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है, सो दैट हमें जो है हम उनको इन्फॉर्मेशन दे पाएँ सेक्स रिलेटेड मिथ्स और मिसकंसेप्शन के बारे में, ठीक है। जो धारणाएं हैं हमारी समाज में, धारणा है, गलत फहमियाँ हैं, इनके बारे में बच्चों को जागरूक करना चाहिए। देन इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडल्सेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, एडल्सेंस पे जैसे बहुत चेंजेस आते हैं बच्चों में, दोनों में चेंजेस आते हैं, बच्चे बड़े एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, जैसे लड़कों में भी चेंजेस आते हैं, लड़कियों में भी चेंजेस आते हैं। तो कोई एजुकेशन नहीं हो पाती तो एप्रीहेंसिव हो जाते हैं। कल तो बच्चे थे, आज जो पीवी हेयर आने लगे, एक्चुअली हेयर आने लगे, तो बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि भाई, तो उनको उनकी अप्रेंस वो क्या करेंगे, आसपास मतलब पहले तो शर्माएंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, या आसपास के बच्चों से देखेंगे या पूछ लेंगे, तो कुछ हो सकता गलत चीज़ उनको पता लग जाए। तो सेक्स रिलेटेड कंसेप्शन उनको समझाने का काम स्कूल के लेवल पे, पेरेंट्स के लेवल पे भी शुरू कर देना चाहिए। बच्चों, लड़कियों में क्या चेंजेस आते हैं, लड़कों में क्या चेंजेस आते हैं, इन सब बच्चों को बताना चाहिए, जिससे कि उनको पता रहना चाहिए कि जैसे ग्रोथ के साथ साथ हमारे बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं, दिस आर नॉर्मल फिजियोलॉजी के चेंजेस। ये चेंज हर एक इंसान में होते हैं, हर लड़की में होते हैं, हर लड़के में होते हैं, कुछ नए चेंजेस नहीं है। तो एप्रीहेंसिव मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल चेंजेस हैं। बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, या कई बार बहुत इंट्रो मतलब बातचीत करना बंद कर देते हैं औरों से, अपने आप में खोए रहते हैं, भाई क्या हो रहा है मेरे अंदर, क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, पेरेंट्स को भी नहीं बताते। तो ये चीज़ हमको बच्चों को स्कूल्स में भी समझानी चाहिए, घर पे भी समझानी चाहिए कि भाई ये नॉर्मल चेंजेस है, सभी में आते हैं, पूरे प्राणियों में ही आते हैं जो एडल्ट चेंजेस होते हैं। देन सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एजुकेशन जो है। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस आफ्टर मैरिज जो है, जो प्रैक्टिसेस है बच्चों को जो है,
सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में हम लोगों को जागरूक करना चाहिए। देन उससे भी इम्पोर्टेंट एड्स और एसटीडीज़ हैं, जो कि बहुत ही, जैसे एड्स है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एसटीडीज़ में एचपीवी आता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आता है, हेपेटाइटिस बी भी आता है, ये भी कैंसरस हो सकते हैं। एसटीडीज़ में फ्यू एसटीडीज़, कुछ एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं, लाइक हेपेटाइटिस बी किसी तरीके से हो जाए, या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक होता है, एचपीवी होता है, ये चला जाए तो ये कैंसरस हो सकते हैं। तो एसटीडीज भी खतरनाक हो सकती है। एड्स भी एक पार्ट है, एक तरीके का एसटीडी भी कह सकते हैं एड्स को, क्योंकि सेक्सुअल तरीके से भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड एड्स का होता है। एड्स पता ही होगा आपको, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम caused by HIV, HIV virus 1 and 2. Then population explosion and birth control एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम लोग जानते हैं इंडिया 1900 में, और ये सारी 1900 में जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी। 2 बिलियन मतलब, और अब 2000 में अब ये जो 6 बिलियन हो गई है सन 2000 में। तो मतलब 3 गुना बढ़ गई है 100 साल में, पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गई है। और अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में आज़ादी के समय पे जो 350 मिलियन थी, यानी कि 35 करोड़ पॉपुलेशन थी इंडिया की, कुल 35 करोड़ थी पॉपुलेशन आज़ादी पे। और 50 साल में जो एक 100 करोड़ हो गई, 3 गुना बढ़ गई 50 साल में इंडिया की पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 3 गुना बढ़ने में 100 साल लगे हैं, लेकिन इंडिया को केवल 50 साल लगे हैं। इस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत फास्ट है। और 2050 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में चाइना को बीट करके इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इस समय करीब जो है इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है 2021 में। और जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अराउंड 2% है इस समय प्रेजेंट। 2011 की पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2%, यानी कि एक साल में 1000 आदमी पे 2 आदमी और 20 आदमी बढ़ जाते हैं, जो कि काफ़ी फास्ट रेट है। 2% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज वेरी फास्ट रेट। डिपेंड, अगर देखें हम बेस देखें अभी 135 करोड़ का, 135 बेस पॉपुलेशन मान लें तो 2 करोड़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा, तो बहुत फास्ट तेजी से ग्रो करेगी इंडिया की पॉपुलेशन अभी। तो जो इंडिया में खासकर जो चीज़ें हुई हैं, जो भी पॉपुलेशन बढ़ा है एकदम से, जो 50 साल में एकदम 3 गुना हो गए, उसमें है कि एक तो इनकी हेल्थ फैसिलिटी बेटर हो गई है इंडिया की, बढ़ गई हैं हेल्थ फैसिलिटीज़। पहले बहुत दूर दूर तक अस्पताल नहीं मिलते थे, अभी हेल्थ फैसिलिटीज़ का नंबर ऑफ केयर सेंटर्स बढ़ चुके हैं और लिविंग कंडीशंस बेटर हो गई हैं। देन जो हमने 1951 में जो प्रोग्राम चलाया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, उसकी वजह से डेथ रेट घट गया है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट घट गया है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट घट गया है। देन इन सब से क्या हुआ है कि हमारे जो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप में जो नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है, मतलब बढ़ गए हैं हमारे रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप में। रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप वो कहलाती है जिसमें फीमेल की उम्र, मतलब वाइफ की उम्र 15 साल से लेके और 45 साल तक हो। तो ऐसे कपल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया में, जिनमें जो कपल की मतलब वाइफ की एज 15 से 45 रिप्रोड्यूटिव एज के समय की एज हो, वो रिप्रोड्यूसिबल एज कहलाती है। तो ये वाले कपल्स बहुत ज़्यादा इंडिया में हैं। तो आप सब जानते ही हो कि भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या क्या नुकसान हो रहा है आज की डेट में। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी जाओगे तो आपको लंबी लंबी लाइनें लगी हुई मिलेंगी, एक वैकेंसी के लिए आपको 100 लाख
हजार एप्लीकेशंस आती हैं, एक जॉब निकलती है। तो नीट के प्रोग्राम में 6 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और सीटें मुश्किल से हज़ारों में, केवल कुछ हज़ारों में है। तो पॉपुलेशन एक्सपोजर में मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसको यूज करने वाले मल्टीपल हो गए, तो कंपटीशन हर जगह पर कंपटीशन है। फूड के लिए कंपटीशन है, शेल्टर के लिए कंपटीशन है, कपड़ों के लिए कंपटीशन है, हर जगह आप भीड़, लाइन, ये सब मिलेगी। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कुछ जैसे कुछ प्रोग्राम भी चलाए हैं। वी शुड मोटिवेट, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, स्मॉल फैमिली इसको मोटिवेट करती है बाय यूजिंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स। उसने पहले प्रोग्राम चलाया था हम दो हमारे दो, बहुत समय से आपने लिखा देखा होगा, बच्चों ने दीवारों पे लिखा देखा होगा, दुनिया भर की दीवारों पे हम दो हमारे दो, है ना। ये इंडिया का स्लोगन रहा है शुरू से ही। और अब कुछ एजुकेटेड पेरेंट्स तो इस तरह की भी हैं जो खासकर न्यूक्लियर फैमिलीज में हमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमा रहे हैं, तो केवल एक बच्चे, वन चाइल्ड नॉर्म ही वो अडॉप्ट कर रहे हैं, केवल एक बच्चा पैदा करते हैं। देन पहले जो मैरिज की एज थी फीमेल की काफ़ी कम थी, अब उसको स्टेटरी मतलब लीगली रूप से फीमेल की मैरिज एज जो है 18 ईयर और मेल की मैरिज एज 21 ईयर कर दी गई है। वो भी पॉपुलेशन कंट्रोल में एक सहायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बच्चे थोड़ा जैसे मेच्योर होते हैं बच्चे तो उनको समझदारी आती है। अगर पहले चाइल्ड मैरिज थी तो बच्चे समझदार भी नहीं होते थे, जल्दी में शादी होती थी, जल्दी बच्चे हो जाते थे, तो एक्सप्लोजन पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती थी। अभी बच्चे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेच्योरिटी बढ़ती है, तो दे गेट अवेयर, पता लगता है कि भाई हमको क्या करना है आगे, लाइफ फैमिली किस तरह से बनानी है, तो दे आर अवेयर। और हाँ, गवर्नमेंट बहुत सारे जो इंसेंटिव्स भी देती है स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के लिए, लाइक जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो है एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, एक्स्ट्रा पैसा देती है। फीमेल्स के लिए जो फीमेल्स गवर्नमेंट सर्विस में उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, पेरेंट को, फादर को मिलता है, जो भी स्मॉल फैमिली नॉर्म में जो है डिक्लेयर करता है और कंट्रासेप्टिव मेथड्स, परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड्स अपनाता है, उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। हेलो। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव, पॉपुलेशन कंट्रोल का तरीका कैसे होगा, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर द मेथड, ये वो तरीके हैं जिनसे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जीते हुए भी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, ये कंट्रासेप्टिव मेथड्स कहलाते हैं। इसमें जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, एक तो ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब ईजिली यूजर फ्रेंडली, जो यूज़ कर रहे हैं वो आराम से उसको यूज़ कर पाए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब यूज किया है तो बट ऐसा ना हो कि एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी, पेरेंट्स चाह भी नहीं रहे और फिर भी प्रेगनेंसी होता है, तो इफेक्टिव होना चाहिए। एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी मतलब आप यूज, मतलब पेरेंट्स यूज कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरनी चाहिए। देन रिवर्सिबल होना चाहिए, जब पेरेंट्स चाहें कि भाई अभी हम बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो वो कंट्रासेप्टिव मेथड को बंद कर दें तो प्रेगनेंसी हो जाए। साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, इसके कोई साइड इफेक्ट ना हो हेल्थ पर। फिर जो डर लगता है, जो हेजिटेशन होता है, हमारे जो मिथ है इंडिया में, बहुत ज़्यादा मिथ है, हम अभी भी पेशेंट्स में देखते हैं। जो मिथ है वो है कि भाई ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है दे इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, मतलब इच्छा को कम कर सकते हैं, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट में उसमें बाधा डाल सकते हैं, तो ये मिथ है। अभी भी पेशेंट्स आते हैं, वो तैयार नहीं होते हैं इन चीज़ों को करने के लिए, पेरेंट्स, उनके अंदर अभी भी जो है ये जो गलत धारणा बनी हुई है। तो जबकि इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड से ये इंटरफेयर ना करें इन चीज़ों में, रुकावट ना डालें। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। सबसे पहले नेचुरल
मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड्स, जो कि पहले शुरू से ही बहुत लंबे समय से, जब कोई मेडिसिन या कुछ भी नहीं था उस समय से ही चल रहे हैं। देन बैरियर मेथड है। बैरियर मतलब बैरियर बना देंगे बिटवीन द मेल मतलब स्पर्म और ओवम के बीच में कोई भी बैरियर बना देंगे। माइक बंद कर लें, डिस्टर्बेंस आ रही है जरा। एक बैरियर बना देंगे स्पर्म और ओवम के बीच में, जिससे कि स्पर्म किसी का माइक चल रहा है, मेरे ख्याल से माइक बंद कर लीजिए, बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ, ये हो गया बैरियर मेथड। बैरियर जो स्पर्म और ओवम एक दूसरे से टकराए ही नहीं, एक दूसरे से फर्टिलाइज ही ना करें, इस तरह, वो बैरियर मेथड कहलाता है। देन इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइसेस लगा देते हैं, आपने सुना होगा कॉपर टी, मल्टीलोट, ये सब इंट्रायूटेरिन, यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइसेस लगा देते हैं, तो जो कि फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं। देन ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं। इसमें क्या है कि ओरल कंट्रासेप्टिव्स में ओवुलेशन स्टॉप हो जाता है, जो एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन ओवा जो निकलता नहीं है और मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। इंजेक्टेबल्स हैं, वही काम जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव करते हैं, जिसमें डेली पिल लेनी होती है, तो उसकी जगह पे इंजेक्शंस लगा देते हैं, ये 2 से 3 महीने तक, लंबे समय तक काम करते हैं। एक इंजेक्शन 2 से 3 महीने काम करता है। देन सर्जिकल मेथड्स हैं, दीज आर स्टरलाइजेशन मेथड कहलाते हैं। इसमें परमानेंट जो है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। तो नेचुरल जो मेथड है वो जैसे पीरियडिक एब्स्टिनेंस में है, जो जैसे पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, अगर समझदार हो तो जब ओवुलेशन के आसपास वो लोग सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इसको पीरियडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है 14 डे पे मोस्ट प्रोबेबली जो ओवुलेशन होता है वो 14 डे पे होता है, अगर 28 दिन की साइकिल होती है। तो इसमें कोशिश करते हैं मतलब कपल कोशिश करता है कि 10वें दिन से लेके और 19 डे तक जो है सेक्सुअल एक्ट ना करें, तो इसमें प्रेगनेंसी की संभावना नहीं होती है। देन एक होता है कोइटस इंटरप्टस। इसमें हस्बैंड जो है इमीडिएटली जो है जो विड्रॉ हो जाता है और अपना जो है फीमेल उसका अंदर नहीं जाता है। देन लैक्टेशनल हेमोरेजिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लैक्टेशनल हेमोरेजिया बेसिकली ये काफ़ी इफेक्टिव भी है। शुरू में जब माता की माँ की डिलीवरी हो जाती है, तो शुरू के टाइम पे जब वो लैक्टेशन करा रही होती है, तो उस समय सप्रेस रहती है ओवुलेट, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल सप्रेस रहती है, तो एमिनोरिया होता है उसमें, एमिनोरिया कहते हैं उसको। ये मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही होती है, तो इस समय भी प्रेगनेंसी नहीं होती है लैक्टेशनल एमिनोरिया के दौरान, जब माँ जो है ब्रेस्ट फीड कराती है बच्चे को। सर एक बार फिर से समझाइएगा सर। कौन सा? ये सर यही वाला सर। पीरियडिक एब्स्टिनेंस है हर साइकिल में, जब एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा होता है कि भाई 14 डे पे जो है ओवुलेशन होता है करीब, ठीक है। तो इसमें जो 14 डे पे ओवुलेशन होता है, तो जो ओवुलेशन के आसपास के एरिया दिनों को पेरेंट्स देखते हैं कि ओवुलेशन के आसपास के दिनों को वो लोग छोड़ देते हैं, उस समय जो है सेक्सुअल एक्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे संभावना नहीं रहती है प्रेगनेंसी की। लाइक ये इन्फेंट 6 डे से लेकर 10th डे तक, मतलब 10 से 17वां दिन ये छोड़ दिया, 10 से 17वां दिन छोड़ दिया, क्योंकि 14वें दिन ओवुलेशन होता है, तो सेफ और ज़्यादा सेफ रहने के लिए
4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक, क्योंकि जो ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के 72 घंटे तक ओवा जो है फर्टिलाइज हो सकता है। ओवुलेशन 14 डे पे होगा तो बहुत 72 घंटे तक वो अगर पड़ा रहेगा बॉडी में तो 72 घंटे तक भी वो फर्टिलाइज हो सकता है। तो इसलिए 14 डे मान लो ओवुलेशन हुआ तो 17 दिन तक, 17 दिन 17वां दिन अनसेफ है। और इधर मान लो अभी हो गया ओवुलेशन तो 10 उससे 3 दिन और पहले, यानी कि 10 दिन से लेकर 17 दिन तक एब्सटिनेंस मतलब एब्सेंट, एक्ट को एब्सेंट रखते हैं, मतलब सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दिस इज द फर्टाइल पीरियड, 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक। तो टू अवॉइड प्रेगनेंसी उस समय हम मतलब पेरेंट्स जो है कोशिश करते हैं कि सेक्सुअल एक्ट ना करें, नहीं तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा होता है कोइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है, मेल जो है पेनिस को विड्रॉ कर लेता है जिससे कि अंदर जो है सीमन ना जाए, वजाइना में सीमन ना जाए। और तीसरा होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहती है जब तक वो ब्रेस्ट फीड कराती है, और 6 महीने तक बहुत इफेक्टिव रहता है। 6 महीने तक यूजुअली जब मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो 6 महीने तक उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है, उस दौरान भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स थे, पहले पुराने मेथड्स थे, अभी यूज होते हैं। पहले ये यूज होते थे क्योंकि कोई मेडिसिन और ये डिवाइसेस वगैरह नहीं थी। उसके बाद बैरियर मेथड्स है। बैरियर मेथड्स में लाइक कॉन्डम्स है, डायफ्राम, देन सर्वाइकल कैप, वॉल्स। कॉन्डम्स मेल यूज करते हैं, बाकी डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स ये फीमेल ऑर्गन्स मतलब फीमेल में यूज होती है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स। कॉन्डम तो काफ़ी इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स का इंडिया में बहुत कम यूज है। पेशेंट की एक्सेप्टेंस नहीं है इसमें। पेशेंट मतलब जो फीमेल है उनको ये बड़ा कम्बरसम लगता है और इसलिए डायफ्राम कॉन्डम का यूज है, बाकी फीमेल वेरी मेथड्स का यूज काफ़ी कम है। एक निरोध का नाम सुना होगा तुमने। निरोध जो सरकार की तरफ से जो हेल्थ डिस्पेंसरीज में और हेल्थ सेंटर्स में फ्री मिलता है, मेल कॉन्डम होता है। ये बैरियर मेथड का रूप होता है। मेल कॉन्डम जो लेटेक्स से बने होते हैं, इसी से हमारे ग्लव्स भी बने होते हैं, जो सर्जिकल ग्लव्स बने होते हैं उसी मटेरियल से, लेटेक्स से बने होते हैं। बेसिकली जो मेल कॉन्डम दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इसलिए इसको बैरियर मेथड कहते हैं। निरोध या कॉन्डम इज ए बैरियर मेथड। दूसरा सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वॉल्स, ये फीमेल मेथड्स हैं, फीमेल बैरियर मेथड्स। कॉन्डम का पॉपुलेशन कंट्रोल के अलावा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एसटीडी और एड्स के प्रिवेंशन में है। तो ये पॉपुलर क्यों हो गए? एक तो ये प्रिवेंट करते हैं हमको एसटीडी और एड्स से, डिस्पोजेबल होते हैं और इजीली अवेलेबल रहते हैं, डिस्पोजेबल हैं, इजी टू यूज है, सेल्फ इंसर्टेड है, बाहर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अपने आप आदमी यूज कर सकता है। तो इसलिए प्राइवेसी मेंटेन हो सकती है उनकी, इसलिए कॉन्डम्स जो है पॉपुलर हो पाए। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स ये सब फीमेल में है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। देन फ्यू क्रीम्स लाइक स्पर्मिसाइड क्रीम्स, जेलीज और फॉर्म्स भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पर्म्स को मोटिलिटी को कम कर देती हैं, उनकी एफिशिएंसी को कम कर देती हैं। ये जैसे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स ये फीमेल्स ऑर्गन्स में यूज होती हैं, वजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फॉर्म। लेकिन ये सब जो फीमेल मेथड, बैरियर मेथड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी सबसे ज़्यादा बढ़ पाई इंडिया में यूज, वो है आईयूडीज, इंट्रा यूटरिन डिवाइसेस। आईयूडी इंट्रा यूटरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, आईयूसीडी या आईयूडी बोलते हैं। ये जो है इंसर्ट करनी पड़ती है यूट्रस के अंदर, यूट्रन कैविटी में, जैसे पिछली बार मैंने बताया था, यूट्रस के अंदर कैविटी होती है, उसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो डॉक्टर्स और नर्स इसको इंसर्ट करते हैं। ये क्या करती है, स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस, जो पुरानी थी, जो कि केवल प्लास्टिक की बॉडी होती थी,
जैसे लिपेज लूप था, प्लास्टिक की होती है लिपेज लूप, ये उनका फाइगोसाइट स्पर्म का फाइगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है, तो स्पर्म जो है डैमेज हो जाते हैं। लंबे समय तक यूज हो सकती हैं ये, ठीक है, स्पेसिंग करने के लिए 2 साल 3 साल, अब तो 10-10 साल की भी आ रही है, 10 साल तक की भी आती है। तो कॉपर टी एक बार डलवाए तो 10 साल तक भी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं पेरेंट्स। तो टाइप्स ऑफ आईओडी, आईओडी भी कई प्रकार की होती है। सबसे पहले जो यूज हुई थी वो थी नॉन मेडिकेटेड, उनके ऊपर कोई मेडिसिन वगैरह या केमिकल्स या नहीं होते थे, लाइक लिक्विड लूप है। लिक्विड सर लूप एसेप्ट होता है, हाँ, प्लास्टिक से बना होता है। कह हाँ रहे हैं बोलिए। सर कॉपर टी में ऐसा क्या चीज होता है सर जो सीमेन को खराब कर देता है? कॉपर टी में कॉपर ही होता है। सर उसमें क्या चीज होता है जिसकी वजह से सर स्पर्म खराब हो जाती है? आ रहे हैं, ठीक है, अभी आ रहे हैं कॉपर टी पे। तो नॉन मेडिकेटेड जो लिक्विड लूप एसेप्ट लूप होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, और बेसिकली बाहर से फॉरेन बॉडी सेंसेशन करती है, तो वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी सेल्स रहती है, और जैसे ही सीमेन तो आता है तो वो इन्फ्लामेटरी सेल्स सीमेन के ऊपर भी अटैक कर देती है, स्पर्म को भी नष्ट कर देती है। तो ये कॉन्सेप्ट इसकी नॉन मेडिकेटेड आईयूडी की होती है। देन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है, कॉपर टी, कॉपर 7 ये, और देन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। नॉन मेडिकेटेड लिक्विड स्लूप हो गई, देन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज लाइक कॉपर टी है, कॉपर 7 मल्टीलोड। ये जो कॉपर आयन जो मोटिलिटी को सप्रेस करता है उसकी, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करता है, मोटिलिटी को सप्रेस करता है। बेसिकली अंदर होती है, अंदर जो है इंडोमेट्रियम के अंदर रहती है कॉपर टी। तो इंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है कि बेसिकली इंफ्लामेटरी प्रोसेस क्रिएट करती है। कोई भी फॉरेन बॉडी शरीर के अंदर डालेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, तो ये भी फॉरेन बॉडी शरीर के लिए ये है भी फॉरेन बॉडी है, कॉपर इज ए फॉरेन बॉडी। तो एक तो इन्फ्लामेशन वहाँ पहले रहती है, ऊपर से कॉपर, तो वो वहाँ पे फैगोसाइटो सेल्स होती हैं, वो स्पर्म को डैमेज करती हैं। देन कॉपर कॉपर भी सीक्रेट होता रहता है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा कॉपर भी सीक्रेट होता है। ये जो कॉपर है मोटिलिटी को डिस्ट्रॉय करता है, तो डबल डबल डिस्ट्रक्शन होता है। एक तो उसकी मोटिलिटी डिस्ट्रक्ट होती है कॉपर की वजह से, और जो उसकी सेलुलर डिस्ट्रक्शन होता है वो फैगोसाइट्स होते हैं उसके अंदर, यूट्रिन कैविटी के अंदर। तो जो कि नॉन मेडिकेटेड खाली फैगोसाइटिस से इससे काम कर रही थी, कॉपर टी दोनों दो एक्शन से काम करती है। एक तो फैगोसाइटिस से काम करती है, दूसरा कॉपर सिक्रेशन से। कॉपर सिक्रेशन मोटिलिटी को खत्म करता है इसकी स्पर्म्स की। तो दो दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं कॉपर टी के, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है कॉपर टीज। देन हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है, लाइक LNG-20 लीवोनोर्जेस्ट्रोल, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, उसको सिक्रेट करती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और प्रोजेस्टासार्ट, ये जिससे कि जो है हमारा जो सर्वाइक्स है दैट बिकम हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। प्रोजेस्टेरोन की जब प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है तो इंडोमेट्रियम को काफी ज्यादा थिक कर देता है, और सर्वाइकल कैनाल को ब्लॉक रखता है, सर्वाइकल कैनाल को ब्लॉक रखता है, तो स्पर्म जो सर्विक्स के अंदर नहीं जा पाते हैं। प्रोजेस्टेरोन आपको याद होगा, प्रोजेस्टेरोन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड हाफ में सीक्रेट होता है, और वो जो है जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो इंडोमेट्रियम को थिक करता है। वही रोल प्रोजेस्टासार्ट या LNG-20 जो करती हैं। अब अगर हम उनको आईयूडी के रूप में अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो, लेकिन उसमें ये जो प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट कंटिन्यूस रहता है थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, जिससे कि सर्वाइकल कैनाल क्लोज रहती है और फेवरेबल नहीं होती, जिससे कि स्पर्म अंदर सर्वाइकल कैनाल में एंटर नहीं कर पाते। कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब पूछिए। नो सर। अभी पीछे कॉपर टी
बल पूछ रहे थे कौन थे अभी? सर मैं बोल रहा था सर। हाँ हाँ यस सर, कैसे होता है जिससे स्पर्म डैमेज हो जाता है सर? क्या चीज? सर कुछ तो सर उसमें मटेरियल रहता होगा ना सर, इसके वजह से स्पर्म डैमेज होते हैं। क्या रहता है? सर आवाज स्पर्म कट रही है। डैमेज कैसे हो जाता आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर? कह रहे हैं सर, हाँ हाँ, सर कॉपर टी से सर स्पर्म डैमेज हो जाती है सर, वो कैसे होती है? अभी मैंने बताया था ना आपको, कॉपर्टी जो एक फॉरेन बॉडी की तरह काम करती है, यस जिसमें सर। कि दो चीजें होती हैं। जो पहले बिना कॉपर्टी की जो प्लेन आयोडीज आती थी, उनमें केवल प्लास्टिक की बनी होती है। कॉपर्टी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, और साथ में कॉपर भी होती है इसके ऊपर। तो यस प्लास्टिक सर, वाला दोनों पार्ट जो होती है। होता है तो फॉरेन बॉडी रिएक्शन करता है एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर, जिससे कि फेगोसाइट्स सीक्रेशंस होता रहता है प्रॉपर्टी में। तो बाहर से कुछ भी जाता है तो उसको वो फेगोसाइट कर देते हैं, तो स्पर्म को, सेल्स को डैमेज करते हैं वो, ठीक है, फेगोसाइट्स। दूसरा होता है कॉपर्टी, दूसरा एक्शन होता है कॉपर का। कॉपर होता है, कॉपर उसकी मोटिलिटी को इम्पेयर कर देता है। जो स्पर्म की मोटिलिटी है, जो कि उसके एंडुलेटिंग जो उसकी जो मोटिलिटी होती है स्पर्म की, स्पर्म का हाईली मोटाइल, ठीक है, याद है ना, हाईली मोटाइल होते हैं, तो उसकी मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन के लिए जो है अप टू 60% मोबाइल स्पर्म चाहिए। तो मोबिलिटी को खत्म कर देती है। जो कॉपर जो आयन होता है वो मोबिलिटी के ऊपर अटैक करता है, मोबिलिटी को कम करता है, ठीक है। जो मोबिलिटी बेसिकली होती है, जो पीछे जो मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, उससे मोबिलिटी होती है, तो उसके ऊपर अटैक करता है कॉपर और उसको कम कर देता है। तो दो चीज़ों से एक्ट किया, एक तो फैगोसाइट सेल्स डैमेज हुए, स्पर्म का सेल डैमेज हुआ, दूसरा उसके जो बचे हो गए रह गए होंगे उसकी मोटिलिटी डैमेज होगी। तो दोनों तरीके से काम करती है, तो इंश्योर होता है कि भाई आगे स्पर्म नहीं जाएगा। तो दे आर मोर इफेक्टिव देन प्लेन कॉपर्टीज, प्लेन आयोडीज। तो कॉपर्टी आर मोर इफेक्टिव देन प्लेन आयोडीज, क्योंकि दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गए इसमें। तीसरी होती है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, लाइक प्रोजेस्टासाइड और एलएनजी, लीवोनॉर्जेस्ट्रोन सीक्रेट करती है। प्रोजेस्टासाइड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है, लीवोनॉर्जेस्ट्रोन एलएनजी द्वारा लीवोनॉर्जेस्ट्रोन सीक्रेट होता है। समझ में आ गया या अभी कंफ्यूजन है? ये सर समझ गए सर। दो मैकेनिज्म एक्शन होती है प्रॉपर्टी में, बेसिकली डबल होती है, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव होती है इससे। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर ओरल पिल्स। ये महीने में फीमेल जो 21 दिन यूज करती हैं, लास्ट के 7 डे छोड़ देती हैं। जब 7 डे छोड़ती हैं तो 7 डे छोड़ने के बाद मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। बेसिकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो खा रहे होते हैं तो उस समय एनओवुलेटर साइकिल्स होती हैं। ओवुलेशन नहीं होती, केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। हार्मोन्स का जो साइकिल है वो चलता है, लेकिन ओवेरियन साइकिल नहीं चलता। मतलब ओवरी में वो ओवुलेशन जो है रुक जाती है उस दौरान, जब तक ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज की जाती हैं। तो इसमें एनओवुलेटर साइकिल्स, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, एनओवुलेटर साइकिल्स होती हैं। तो ये बेसिकली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इसमें प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होती हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है। और इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान भी होता है। कई फीमेल्स में क्या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं, या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है, या हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उनमें भी ये बड़ा इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं, क्योंकि बैलेंस तरीके से हार्मोन्स बॉडी में जाते हैं। तो जिनको हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उनको भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं, तो उनमें भी ये अपना फायदा असर दिखाते हैं। काफ़ी इफेक्टिव होती है और काफ़ी कम साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये भी कॉमन मेथड है इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन का, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपीज। 21 दिन, शुरू के 21 दिन देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन से स्टार्ट होती है उस दिन से डे 1 कैलकुलेट करते हैं, याद होगा, तो उसी दिन से स्टार्ट कर देते हैं इसको, पिल्स को।
एक इम्पोर्टेंट पिल है, इंडिया में डेवलप हुई है, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ ने डेवलप किया है। ये 1 से वीक पिल है केवल, और नॉन स्टेरॉयडल है। उसमें तो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसमें ये नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स से बनी हुई नॉन स्टेरॉयडल पिल है, 1 से वीक है, ठीक है। और ये भी काफी पॉपुलर है क्योंकि हफ्ते में एक बार यूज करनी है। नॉन स्टेरॉयडल है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट काफी कम है और पेशेंट्स में एक्सेप्टेंस ज्यादा है क्योंकि हफ्ते में एक बार ही खानी है। तो इंजेक्टेबल्स है, जैसे मैंने पहले बताया, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन को इंजेक्शन दे देते हैं हम लोग, या इम्प्लांट्स भी होते हैं उनके। ये 2 से 3 मिनट तक एक्ट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है, दे और आईयूडीज, इनको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। मतलब सेक्सुअल एक्ट के 72 घंटे के अंदर अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पेज दे दें या आईयूडी या कॉपर टी इंसर्ट कर दें तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी काम करता है। मान लीजिए पहले से फीमेल कुछ यूज नहीं कर रही थी और सेक्स मतलब उनका जो है सेक्सुअल एक्ट हुआ और फीमेल कोई यूज नहीं कर रही, तो 72 घंटे के अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दी जाए उसको या आईयूडी लगा दी जाए। दैट एक मिनट रुकना पड़ेगा। हाँ, तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में काम कर सकती है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी। अनसेफ सेक्स हुआ, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं हो रहा था, तो 72 घंटे के अंदर ये भी यूज किया जा सकता है जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। अब आ जाते हैं सर्जिकल मेथड्स के ऊपर। सर्जिकल मेथड्स लाइक मतलब दैट इज स्टरलाइजेशन। ये जो है गैमेट ट्रांसपोर्ट को बंद कर देते हैं, गैमेट्री ट्रांसपोर्ट नहीं होता। मेल में सीमेन जो है नहीं निकलेगा, स्पर्म नहीं निकलेगा सीमेन में, और फीमेल में ओवा जो है यूटरस कैविटी तक नहीं पहुंचेगा। तो 2 मेथड होते हैं, वासेक्टमी इन मेल, वास्ट डिफरेंस को टाई करके कट कर देते हैं, पहले बांधते हैं फिर कट कर देते हैं, और ट्यूबेक्टमी इन फीमेल, ट्यूब्स को काट के ब्लॉक कर देते हैं, काट के बांध के काट देते हैं। तो ट्यूबेक्टमी इन फीमेल्स एंड वासेक्टमी इन मेल्स, दे आर सर्जिकल परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हालांकि रिवर्सिबल है लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है इनको रिवर्सिबल किया जाए और बड़ी ऑपरेशंस करने पड़ जाते हैं कई बार। तो स्टरलाइजेशन होता है ये मेल में इसको जो है वासेक्टमी कहते हैं, और वास्ट डिफरेंस के लेवल पे काट के बांध देते हैं एट द रूट ऑफ द स्क्रोटम। स्क्रोटम जहाँ पे स्क्रोटम पेट के साथ जुड़ा था उसे रूट ऑफ द बेस ऑफ द स्क्रोटम या रूट ऑफ द स्क्रोटम कहते हैं, वहीं पे इंसिजन, छोटा सा इंसिजन लगा के इसको काट देते हैं। डे प्रोसीजर होता है, 2-3 घंटे में पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। दैट ट्यूबेक्टमी फीमेल्स में 1 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा, एक फोन आ रहा है, फोन अटेंड करके करता हूँ कंटिन्यू।
हाँ यस, तो ट्यूबेक्टमी की बात कर रहे थे। ट्यूबेक्टमी जो फीमेल्स में होती है, इसमें दोनों फैलोपियन ट्यूब्स को टाई पहले बांध के फिर काट देते हैं बीच में से। तो जो ओवा है, ओवा जो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यूट्रस में नहीं जा पाता है, तो ये परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड्स होते हैं। सर ट्यूबेक्टमी को रिवर्स कर सकते हैं सर? हाँ, रिवर्सिबल हो सकती है, लेकिन काफ़ी जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, सर्जरी कर ऑपरेशन करने पड़ते हैं और चांसेस कम होते हैं, लेकिन रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वासक्टमी को रिवर्ट करना मुश्किल है, ट्यूबेक्टमी को रिवर्स करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन दोनों लेकिन है मुश्किल वो भी। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं है 100% रिवर्स हो जाते हैं और बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है। देन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये कुछ साइड इफेक्ट है एंटी नेचुरल मतलब ओसीपीज के या आईओडी के। लाइक आईओडी का तो एब्डोमिनल पेन होता है जो साइड इफेक्ट होता है, या और ओसीपीज के बेसिकली जो साइड इफेक्ट है वो है नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, कभी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये इंजेक्टेबल्स में होती है। इंजेक्टेबल्स का साइड इफेक्ट, जो इंजेक्टेबल्स या जो इंजेक्टेबल साइड जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं, इंजेक्शन जो देते हैं, उसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का है। इसलिए हालांकि वो 2 से 3 महीने तक एक इंजेक्शन काम करता है, लेकिन ये जो साइड इफेक्ट है इसकी वजह से वो पॉपुलर नहीं हो पाया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से। देन ब्रेस्ट कैंसर, रेयर पॉसिबिलिटीज में ब्रेस्ट कैंसर की संभावना है। जो है दूसरा एक छोटा सा पार्ट और बचा है इसका, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अभी तक का समझ में आ गया सभी को? यस सर। कंटिन्यू करें या अभी बंद करें? थोड़ा सा ही पार्ट है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको भी खत्म कर लेते हैं आज ही, फिर इसमें क्वेश्चंस करेंगे पूरा। ये मेरे ख्याल से 15-20 मिनट खत्म हो जाएगा अभी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बेसिकली ये एक्ट इसलिए लाया गया था इंडिया में, 1971 में लाया गया था कि भाई इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन कोई भी दाइयाँ भी कर देती थी, क्वेट भी कर देते थे, झोला साहब वो भी कर देते थे, तो बहुत रिस्की हुआ था। मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत हाई हो गई थी, फीमेल्स की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, सेप्टिसीमिया हो जाते थे। और दूसरा फीमेल फीटिसाइड्स, पहले उसके बाद अल्ट्रासाउंड आ गया। अल्ट्रासाउंड के बाद लोगों ने कहा कि भाई फीमेल जांच किया, फीमेल फीटिसाइड मतलब फीमेल है तो उसको अवॉइड करा दिया। तो उसके लिए फिर एमटीपी एक्ट बनाया गया, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में लाया गया। उसको 2017 में फिर से रिवाइज किया गया। तो करीब 45 से 50 मिलियन एमटीपीज होती हैं पूरे वर्ल्ड में, यानी कि 1/5 ऑफ प्रेगनेंसी जो एमटीपी उनमें करना पड़ता है, 1/5 ऑफ टोटल कंसेप्शंस में। मतलब 5 प्रेगनेंसी हुई तो उनमें एक जो है एक का एमटीपी करना पड़ जाता है। एमटीपी कई बार बीमारी की वजह से करते हैं, कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी में करते हैं, कई बार एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होती है उनमें भी एमटीपी करते हैं। तो एमटीपी हेल्प टू कंट्रोल, डिक्रीज नहीं है, कंट्रोल द पॉपुलेशन कहूँगा मैं। एमटीपी हैज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। ठीक है, इंडिया में जो एमटीपी एक्ट बना था 1971 में बना था। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स, तैयार नहीं है, पेरेंट्स तैयार नहीं है लेकिन प्रेगनेंसी हो गई तो वो एमटीपी अडॉप्ट कर सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। ठीक है, या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कई बार कुछ रेयर कंडीशन में प्रॉपर्टी भी है तब भी प्रेगनेंसी होगी, ऐसा भी होता है, प्रॉपर्टी के साथ भी प्रेगनेंसी हो सकती है, या डेली मेथड यूज कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी होगी, तो उनमें एमटीपी करा के अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं।
या कई कंडीशन है जहाँ पे ऐसी कुछ कंडीशन हो जहाँ पे माँ की जो हेल्थ इस तरह की नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को झेल पाए, उसमें भी हम जो MTP करके माँ को बचा सकते हैं। या कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, लाइक कभी जो दुर्भाग्यपूर्ण जो है रेप हो गया बच्चे का, तो उसमें MTP जो है इंडिकेट होती है, तो हम जो MTP करके उसको बचा सकते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं। तो सर DNC को सर MTP बोलते हैं? DNC is a type of MTP. DNC dilatation and curettage कहते हैं. It is a one type of MTP. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दो मेथड है, मेडिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड. अभी बता दूंगा मैं, ठीक है, अच्छा पूछ लिया, इसमें नहीं है, मैं बता देता हूँ. मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के दो मेथड होते हैं, मेडिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड. मेडिकल मेथड में हम लोग अप टू 7 वीक तक उनको जो मेडिकल ड्रग्स, कुछ ड्रग्स देते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी आउट हो जाती है, एक्सपेल हो जाती है, बाहर हो जाती है, निकल जाती है. 7 वीक्स तक इफेक्टिव रहते हैं. इसको कहते हैं मेडिकल MTP, मेडिकल MTP, ठीक है. दूसरा होता है सर्जिकल MTP, जो तुम कह रहे हो DNC, डायलेटेशन कुरेटाइज. ये 12 वीक्स तक इफेक्टिव है. 12 वीक्स तक इसको करते हैं. MTP एक्ट के बाद 12 वीक तक ही करते हैं. कुछ कंडीशंस में, कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में, लाइक अल्ट्रासाउंड हुआ और फिर पता लगा कि बच्चे का कुछ पार्ट नहीं विकसित हुआ है, या कुछ उसमें कमी रह गई, मेजर ग्रोथ कमी रह गई है, जिससे कि ऐसा लगेगा कि बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसको पेट में 40 हफ्ते 40 वीक्स तक रखने का फायदा नहीं है, तो 20 वीक्स तक भी MTP कर सकते हैं. 20 वीक्स तक MTP करने के लिए 2 गायनेकोलॉजिस्ट को ओपिनियन की जरूरत पड़ती है. क्योंकि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन होते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं, और इसमें एक तो मदर के लिए रिस्की होते हैं, दूसरा सबसे बड़ा खतरा होता है इसमें फीमेल फीटिसाइड का. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में फीमेल फीटिसाइड का सबसे बड़ा खतरा है. अल्ट्रासाउंड कराया, पता लगा फीमेल है, लोग जो इतने मतलब लोग फीमेल फीटिसाइड के चक्कर में सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन ना कराएं, इसलिए इसको ये मुश्किल कर दिया गया. 2 गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन चाहिए, दोनों का अपना ओपिनियन चाहिए. दोनों 2 गायनेकोलॉजिस्ट कहेंगे कि हाँ भाई ये प्रेगनेंसी रिस्की है, बच्चा ठीक नहीं है, माँ के लिए रिस्की है, तब जाके 20 हफ्ते तक अबॉर्शन, 12 से 20 हफ्ते तक तभी जाके अबॉर्शन होगा, अदरवाइज अबॉर्शन नहीं होता. 12 हफ्ते तक अबॉर्शन इजीली हो सकता है, MTP इजीली हो सकता है, क्योंकि 12 हफ्ते तक फीमेल का ये सेक्स पता नहीं चल पाता है. 12 हफ्ते तक फीमेल का सेक्स नहीं पता चल पाता है. तो जो अल्ट्रासाउंड वाला जो एक्ट है और जो MTP वाला एक्ट है, दोनों को कंबाइन करके ये बनाया गया है टू अवॉइड फीमेल फीटिसाइड. जो इसमें ये फोटो दिखाया गया है, ये जो है ये है D&E का है, डायलेटेशन एंड इवाकुएशन, ये अलग है. इसमें कैनुला सक्शन से निकाल देते हैं इसको. जो प्रॉब्लम्स MTP इंडिया में, एक तो ये क्वैक्स करते थे पहले, इलीगल था, इसलिए जो इंडिया में है MTP क्वैक्स करते थे जो कि इलीगल है. ये गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा ही कराना चाहिए. दूसरा एक छोटा सा एक है एमनियोसेंटेसिस, ये अलग प्रोसीजर है, इसी में MTP दे दिया. एमनियोसेंटेसिस होता है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है, डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं. जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चे का, ये फोटो में, नीचे वाले फोटो में देखेंगे, इमेज में देखिए, तो डायग्नोस्टिक फ्लूइड बच्चे के आसपास जो फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं. इसको हम एस्पिरेट कर लेते हैं, सिरिंज नीडल से निकाल लेते हैं, और वेरियस डिसऑर्डर्स में, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में इसका एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, बच्चे को कोई मेटाबॉलिक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है. तो ये सब इससे पता लग जाता है एमनियोटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन से, और इसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस. लास्ट पार्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज.
ये वो डिजीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा एक वुमेन से दूसरे वुमेन में जा सकती है, ठीक है। इनको वेनियल डिजीजेस या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं, लाइक गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। हेपेटाइटिस बी एंड एड्स का ट्रांसमिशन का मेथड है ये चारों, हेपेटाइटिस बी का और एचआईवी का, ये चार मेथड्स हैं जिससे कि हेपेटाइटिस बी और एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है, लाइक अनप्रोटेक्टेड सेक्स, sharing of needles with infected person, transmission of infection from mother to fetus during delivery, सर then inject infected drugs। ये HIV और हेपेटाइटिस के ट्रांसमिशन के तरीके हैं। सर एसटीडी रोग के सर इन्फेक्ट जो जहाँ इन्फेक्शन होता है सर उसके बारे में बता दीजिए सर, कहाँ कहाँ होता है इन्फेक्शन? हाँ अभी बता देंगे। तो पहले हम हेपेटाइटिस बी और एचआईवी पूरा कर ले, इनके मेथड ऑफ स्प्रेड है, ठीक है। तो जैसे मैं पहले बताया हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीस और एचआईवी को छोड़ के बाकी जो ट्रीटेबल है, बाकी एसटीडी ट्रीटेबल है, केवल ये हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस और एचआईवी, ये खतरनाक बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और हर्पीस, जेनिटल हर्पीस, बाकी जो ट्रीट हो सकती हैं इजीली। सिफिलिस जो है, सिफिलिस एसटीडी है जो अभी पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे, नाम बताइए अपना। सर मैं पूछ रहा था, दुर्गेश। दुर्गेश, हाँ दुर्गेश, पहली जो है सिफिलिस है, सिफिलिस में पूरी बॉडी का ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। सिफिलिस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सिफिलिस, टर्शियरी सिफिलिस में ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो सकती है टर्शियरी। ट्रेपोनोमा पैलिडम, एक जो ट्रेपोनियम पैलिडम होता है उससे सिफिलिस होती है, और सिफिलिस से पूरी बॉडी में कहीं भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। गोनोरिया में जो है सर्वाइकल एरिया में और बॉडी म्यूकोसा मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। देन जेनिटल सिफिलिस बेसिकली एरिया में फीमेल रिप्रोडक्टिव के आसपास ही होता है, इसमें जो है सर्वाइकल कैनाल, वजाइना वाल्व और वॉल्ट, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। और मेल में अगर देखें तो मेल में अल्सर्स, पेनिस पे जो अल्सर्स हो रहे हैं जेनिटल हर्पीस में। अच्छा, सिफिलिस में भी मेल के पेनिस पे पहला जो प्राइमरी सिफिलिस होता है मेल पेनिस से स्टार्ट होता है, वो जो प्राइमरी अल्सर होता है मेल पेनिस पे होता है प्राइमरी सिफिलिस पे, वो फिर बॉडी में पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकते हैं सिफिलिस। ऐसे जेनिटल वार्ड्स है, जेनिटल वार्ड्स भी मतलब जेनिटल एरिया में ही होते हैं, ये वायरल डिजीज है जेनिटल वार्ड्स, मतलब स्किन के टैग्स जिसे जेनिटल एरिया में निकल लेते हैं, जेनिटल वार्ड्स होते हैं, जेनिटल एरिया में होते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, तुम्हें पता है हेपेटाइटिस बी लीवर को इन्वॉल्व करती है। देन एचआईवी फिर से पूरे बॉडी को इन्वॉल्व कर सकती है, बॉडी में गया कहीं से भी कट लग के, अब पूरे एचआईवी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करती है। ट्राइकोमोनियासिस जो वाइट डिस्चार्ज का कॉमन कॉज है, फीमेल में जो वाइट डिस्चार्ज की बीमारी होती है उसका सबसे कॉमन जो है और सबसे इजीली ट्रीटेबल कारण है वो ट्राइकोमोनियासिस है। जो इसके कॉम्प्लिकेशंस है बेसिकली जो एसटीडीज के वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, अगर लंबे समय तक रहे तो पूरे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कर देती है, स्कारिंग हो जाती है सारे फैलोपियन ट्यूब्स में और यूट्रस में, और जिससे इनफर्टिलिटी हो सकती है, फीमेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, एक वायरस है जो वो भी एसटीडी से चलता है, दैट कैन कॉज कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एचपीवी जो है कैंसरस होता है, कैंसर का कॉज कर सकता है। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्स एजुकेशन एंड
यूज ऑफ द वेरियर मेथड्स, सबसे कॉमन उसमें निरोध, कॉन्डम, दैट इज द मोस्ट कॉमन. सेक्स एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अभी कमिंग टू इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी बेसिकली दोनों मेल से भी हो सकती है, मेल के अंदर भी इनफर्टिलिटी हो सकती है और फीमेल के अंदर भी इनफर्टिलिटी होती है. तो इनफर्टिलिटी की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि भाई हस्बैंड वाइफ दोनों कोशिश करें 2 साल तक कोशिश करें अनप्रोडक्टिव सेक्सुअल कोहैबिटेशन के साथ, और तब भी बच्चा ना हो. सबको म्यूट कर दीजिए सर. हैं? अरे म्यूट कर दीजिए सर सबको. हैं? म्यूट कर दीजिए सर. सर इसको सबको म्यूट कर दीजिए सर, शोर हो रहा है. अच्छा अच्छा ठीक है. सबको म्यूट कहाँ से होगा ये? हाँ, इनफर्टिलिटी पे बात कर रहे थे हम. इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन है कि 2 साल तक, अप टू 2 इयर्स तक हस्बैंड वाइफ सेक्सुअल कोहैबिटेशन में रहें, एक साथ रहें और स्टिल प्रेगनेंसी ना हो पाए, तो इसको जो हम इनफर्टिलिटी कहते हैं. 2 साल का पीरियड है. रीजन्स मल्टीपल हो सकते हैं, लाइक फिजिकल जो बीमारी, कोई बीमारी हो सकती है, हार्ट, ठीक है, कंजेनिटल कारण हो सकते हैं, फीमेल या मेल के अंदर कोई डिजीज हो, दवाई ले रहे हो, इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हो, या इवन साइकोलॉजिकल भी. तो इस तरह के पेशेंट्स जो आते हैं, इस तरह के लोग आते हैं, उनको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के द्वारा जो प्रेगनेंसी करते हैं, बेसिकली ART के लिए चैप्टर है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. जो ट्रीटमेंट होता है इनफर्टिलिटी का, उसको कहते हैं असिस्ट करते हैं रिप्रोडक्शन में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART. तो डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है. द टेक्नोलॉजीज फॉर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. ये इसके टाइप्स हैं, लाइक गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. इसमें गैमेट ओवा को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं. उसके बाद इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को सेपरेट करके, वुमेन के मेल के सीमेन से स्पर्म को सेपरेट करके ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं, सीधा ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं. दिस इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. तीसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर मेल में कुछ इस तरह की बीमारी हो कि वो सीमेन को अंदर नहीं छोड़ पाए, तो उसमें मेल का सीमेन बाहर इकट्ठा किया और वो आर्टिफिशियल तरीके से फीमेल के अंदर इंसेमिनेट, फीमेल के अंदर डाल दिया गया, वजाइना में या यूट्राइन कैविटी में भी, यूट्रस में भी. देन सरोगेसी बताता हूँ, अब बाद में बताता हूँ. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मेल का गैमेट बाहर निकाला, मेल गैमेट बाहर निकाला, फीमेल गैमेट बाहर निकाला, आर्टिफिशियल कंडीशंस में दोनों को फर्टिलाइज किया. फर्टिलाइज के बाद जो है जाइगोट बनता है. जाइगोट के बाद जो जाइगोट बनता है वो सेलुलर उसका रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो 8 सेल्स या 16 सेल्स का स्टेज पहुंचती है, उसको अंदर जो है इम्प्लांट कर देते हैं, यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट कर देते हैं. इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. और सबसे लास्ट का है सरोगेसी. सरोगेसी में मतलब फीमेल दूसरी मदर
मदर का वूम यूज करते हैं, मदर की वूम, मतलब यूट्रस किसी और फीमेल की यूज करते हैं। सरोगेसी में यूट्रस किसी और फीमेल की यूज करते हैं। हस्बैंड वाइफ की में से हो सकता है कि ओवा और स्पर्म हस्बैंड और वाइफ के हों, लेकिन वूम मतलब यूट्रस कैविटी थर्ड पर्सन की, मतलब दूसरी फीमेल की यूज करते हैं। हाँ बोलिए। आवाज क्लियर नहीं है। भवानी थोड़ी धीरे से रख, बर्तन उसमें आवाज जा रही है बच्चों। तो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, इन विट्रो मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन की टेक्निक से स्टार्ट करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें क्या करते हैं कि मदर से ओवा निकाल लेते हैं और फादर से स्पर्म ले लेते हैं और दोनों को बाहर फर्टिलाइज कर देते हैं। उसके बाद वो सेल डिवीजन शुरू होता है। सेल डिवीजन के बाद दो चीजें होती हैं। या तो पहला होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब अप टू 8 सेल डिवीजन का जो स्टेज होता है उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। उसको कहते हैं जिफ्ट। एक होता है गिफ्ट GIFT, एक होता है ZIFT जिफ्ट। ठीक है, जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर 8 सेल से बड़ा हो जाता है तो इसको हम फैलोपियन ट्यूब में नहीं ट्रांसफर करते, इसको हम यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर करते हैं। इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन। सर ओवा कैसे निकाला जाता होगा सर टेस्ट ट्यूब बेबी में सर ओवा कैसे निकाला जाता होगा? हाँ तुम थोड़ा सोचो, बताओ तुम कैसे निकाल सकते हैं। ये बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं, बहुत हाई एंड मेडिकल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे एक जो प्रोब होती है उससे यूट्राइन कैविटी के अंदर डाल के उससे यूट्राइन कैविटी से फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब से ओवा को सक कर लेते हैं। तो बहुत हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होते हैं ये। ठीक है, कहने को हमने कह दिया ओवा निकालना इतना आसान नहीं होता है। पहले यूट्राइन कैविटी में जाता है, यूट्राइन कैविटी के द्वारा पतला सा एक वायर होता है, दूरबीन जैसा होता है, हाइड्रोस्कोप होता है, उससे ओवा को बाहर निकालते हैं फैलोपियन ट्यूब से। ठीक है, ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन में फैलोपियन ट्यूब में ओवा आ गया, फैलोपियन ट्यूब से उसको सक कर लेते हैं। ठीक है, वायर अंदर गया, हाइड्रोस्कोपिक वायर अंदर गया, उसको सक कर लिया और बाहर निकाल लिया। ठीक है, और बाहर ऐसा मीडिया बनाते हैं जहाँ पे ओवा वो वाइट जीवित रहेगा ओवा, और फिर उसके साथ स्पर्म डाल देते हैं उसी जो है मीडिया में, और दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं। इसमें स्पर्म दूसरे नेचुरल फॉर्म में फर्टिलाइज करता है। ठीक है, इसमें स्पर्म को हम एक्स्ट्रा करके अपने आप फर्टिलाइज करता है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ऐसे ही एक्सटर्नल मीडिया में फर्टिलाइजेशन होता है। बस डिफरेंस ये है कि बाहर निकल के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। अंडर माइक्रोस्कोप होती है सारे प्रोसीजर। ठीक है, सब माइक्रोस्कोप में और हाईली स्पेसिफाइड मशीन्स होती है, उनके अंदर होता है सारा प्रोसीजर। ठीक है, बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी होती हैं, केमिकल कंपोजिशन है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, हार्मोनल इम्पैक्ट्स हैं, वेरियस ड्रग्स हैं, तो बहुत सारी चीजें चाहिए, हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। इसलिए बहुत जगह पे नहीं मिलते हैं ये जो IVF सेंटर है, बड़ी जगह पे ही मिल पाते हैं और बहुत कॉस्टली भी हो जाता है। आज की डेट में आमतौर से एक IVF का खर्चा 2.5 से 3 लाख का है एक इनवर्टर फर्टिलाइजेशन है, और सक्सेस रेट उसमें 70% है। हो सकता है 30% वो 2.5 लाख रुपए खराब चले जाएंगे। ये मैं बेसिक सेंटर्स की बात बता रहा हूँ जहाँ पे छोटे सेंटर है जिनमें 2.5 लाख का खर्चा है। अदरवाइज बढ़ा के उसको बहुत लंबा, क्योंकि जैसे जैसे मशीनों का खर्चा बढ़ेगा तो ट्रीटमेंट का खर्चा भी बढ़ जाता है। इंडिया में कहाँ होता है सर टेस्ट ट्यूब बेबी? बड़ी सिटीज में सभी में है, इंडिया में ऐसा नहीं है। आगरा में अवेलेबल, बड़ी सिटीज में अवेलेबल है, आगरा में अवेलेबल है, दिल्ली में बहुत सारे सेंटर हैं। ठीक है, मेरठ में सेंटर्स हैं, बड़ी जगह पे
सेंटर्स हैं इसके। लेकिन लंबी ट्रेनिंग के बाद एक्सपर्ट हो पाते हैं इस काम में। ट्रेनिंग लंबी चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट को इनवर्टिव फर्टिलाइजेशन के लिए लंबी ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसके बाद वो इसमें पारंगत होते हैं, तभी इलाज कर पाते हैं। तो हम बात कर रहे थे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की, जिफ्ट की और इंट्रायूटरन। 8 सेल से ज़्यादा का ये बन जाता है, मोरोला बन जाता है, तो उसको यूटरस में ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग। और दिस इज मोर कॉमन, IUT ज़्यादा कॉमनली होता है। उसके होता है गिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, माँ कोई फीमेल ऐसी हो जिसमें ओवम ही ना बन पाए, तो डोनर से ले लेते हैं ओवम, डोनर फीमेल से ओवम लेते हैं और वो ओवा फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, उस ओवम को फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करते हैं। बाकी फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से होती है, केवल ओवा को हम फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं, गिफ्ट कहते हैं इसको, गैमेट। इसमें फीमेल जो माँ है, जो हस्बैंड वाइफ जो है ओवा नहीं बना पाती, तो डोनर से ओवा ले लेते हैं। सर तो इसमें सर जीन उसको मिलाया जाता होगा बच्चा को, तो सर माँ से तो नहीं मिलता होगा ना? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, माँ का जीन नहीं होता इसमें, क्योंकि डोनर से लिया गया है। और डोनर वो सर सिर्फ हाँ, डोनर जो है उसका फादर का मिलेगा। हाँ, फादर का मिलेगा। और डोनर कोई मतलब हम लोग फीमेल को पता नहीं चलता, किसी को भी पता नहीं चलता, बैंक से लेते हैं वो लोग, या ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, किससे लिया किसी को कोई पता नहीं चलता है कि किस डोनर से ओवम आया है। उसके बाद होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कई बार स्पर्म जो है जोना पेरिस्टेडो को पीएस करने में नाकाम रहता है, तो इसमें क्या करते हैं, स्पर्म को वॉश आउट कर लेते हैं। एक अच्छा स्पर्म को वॉश आउट कर लिया, निकाल लिया, और उसको अंदर ओवा के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। जोना पेरिस्टेडो के अंदर साइटोप्लाज्म ओवा के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको जो है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। डिफरेंट तरीके हैं ये ART के, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के। देन ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स। अगर मेल जो है नहीं स्पर्म छोड़ सकता किसी तकलीफ की वजह से, तो उसके सीमन को इकट्ठा करके बाहर और सिरिंज द्वारा फीमेल की वजाइना में या फीमेल कैविटी में पुश कर देते हैं। इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। सरोगेसी में सरोगेसी जो है ओवा और स्पर्म के पेरेंट के होते हैं, लेकिन मदर वूम्ब या यूट्रस थर्ड पर्सन का होता है। मतलब यूट्रस हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं। ठीक है, हाईली प्रेसिजन हैंडलिंग टेक्निक्स चाहिए तो कॉस्टली ट्रीटमेंट पड़ जाता है। देन इमोशनल डिजीज और सोशल प्रॉब्लम होती है, जैसे तुमने अभी उठाया सवाल, किसी बच्चे ने उठाया कि भाई जीन्स तो मदर का नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम अराइज होती है इसमें ART में। तो कई बार एक्सेप्टेंस नहीं होती, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती टेक्निक को, तो वो लोग फिर उनके लिए बेस्ट ऑप्शन फिर है अडॉप्शन का। ठीक है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिलीजियस, सोशल या इमोशनल प्रॉब्लम आ रही है, तो बेस्ट उनके लिए फिर अडॉप्शन का मेथड हो जाता है। इंडिया में अडॉप्शन, लीगल अडॉप्शन जो है, कानून के तहत अडॉप्शन संभव है, और फीमेल्स को बहुत सारे ट्रीटमेंट और ये सब ट्रीटमेंट टाइम पैसा खराब ना करके सीधा लीगल अडॉप्शन के लिए भी जा सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर टॉपिक था। इसमें काफी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस लेकिन आते हैं इनमें से, तो हम क्वेश्चंस करते हैं अभी। पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ कॉपर आयन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, बताइए, पढ़िए और बताइए। सी। क्या है? सी। हाँ सी होगा सर। हाँ, गैमेटोजेनेसिस को इनहिबिट नहीं करते, ओवुलेशन को इनहिबिट नहीं करते, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी। देखिए ऑल ऑफ द अबव टेंडेंसी होती है कई बार ऑल ऑफ द अबव मार्क करने की, लेकिन इसमें ऑल ऑफ द अबव, इसलिए हर चॉइस को हमें हर चॉइस के बारे में पता होना चाहिए। आइडियल जो सॉल्यूशन होता है, आइडियल क्वेश्चन का होता है, सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि इसको नहीं करता, इसको नहीं करता, इसको करता है। चलिए पढ़िए। इन केस ऑफ कपल जहां पे मेल की लो स्पर्म काउंट है, तो कौन सी टेक्निक रहेगी? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ए सर, कौन सी? ए। हाँ ए हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। Which of the following is incorrect regarding vasectomy? कौन सा इनकरेक्ट है इसमें? ध्यान से पढ़ना। इनकरेक्ट पूछा गया है, ये पूछा गया इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं। नो स्पर्म पोजीशन में क्वेश्चन पूछा था, करेक्ट पूछा जाता तो तुरंत लगा देते, आपको पहली कोई भी चॉइस पढ़ देते। इनकरेक्ट डी होगा सर। डी क्यों होगा? कोई बताइए, एक जना बताइए डी क्यों होगा? क्योंकि सर मेल गैमेट बन रहा होता है, लेकिन सर वो ट्रांसफर नहीं हो पाता। कहाँ पे? सर वैस डिफरेंस के थ्रू टेस्टिस में बन रहा होता है सर। पिछली बार मैंने पढ़ाया था टेस्टिस में किस में तरह सर से बन रहा होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर करता है। ठीक है, टेस्टिस में रेक्टल टेस्टिस, रेक्टल टेस्टिस के बाद एपिडिडमस, एपिडिडमस के बाद वास डिफरेंस। ठीक है, तो हम कहाँ पे कहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं? वास डिफरेंस पे ब्लॉक कर रहे हैं। उससे पहले का प्रोसेस पूरा सही है, क्लियर है। तो स्पर्म तो होंगे और एपिडिडमस के अंदर होंगे, लेकिन सेमिनल फ्लूइड में नहीं जाएंगे। सेमिनल फ्लूइड आएगा उस आदमी को सेमिनल फ्लूइड निकलेगा? वासेक्टमी कर दी, सेमिनल फ्लूइड निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो निकलेगा सर, फ्लूइड तो निकलेगा, लेकिन सेमिनल प्लाज्मा बोलेंगे उसको। हाँ ठीक है, विदाउट स्पर्मेटिड्स या स्पर्म से बना होगा तो उसको सेमिनल प्लाज्मा बोलेंगे, जो कि आता है ग्लैंड से। ठीक है, सी सर। इसमें कौन सा है? हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी कौन सा है? सर LNG-20। सी LNG सर, LNG-20। चलो पढ़ लेते हैं। लिपेज लूप प्लेन आयोडी होती है ये, इसमें कोई केमिकल और ये मेटल सीक्रेट नहीं होती है, प्लेन प्लास्टिक की बनी होती है लिपेज लूप। मल्टीलोड 375 कॉपर सीक्रेट करती है, कॉपर छोड़ती है। कॉपर 7 कॉपर निकलता है। LNG निवोनॉर्डोस्ट्रोल, प्रोजेस्टेरोन है एक, जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। इट इज LNG-20। LNG-20। दो होती है, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। यस डी
डी होगा सर, यूट्रस। डी। क्या कट ऑफ है? कैसे डिसाइड करते हैं कहाँ पे उसका जो है छोटा है? 8 सेल स्टेज से सर जब बड़ा हो जाता है तो सर उसको यूट्रस में सीधे ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, 8 सेल तक तो हम 8 सेल स्टेज को हम जो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं और 8 सेल से बड़े को हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। और ये ज्यादा कॉमन है, इंडिया में ये होता है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर होता है। देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट? ए होना चाहिए। हैं? ए होना चाहिए सर। ये होगा ये सर। ये हो नहीं, ए नहीं है इसका आंसर ए नहीं है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड हमारा बच जाता है, शुरू में ही बच जाता है, तो 14, 16, 18 वीक पे कभी भी कर सकते हैं हम एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, 14 से 16 वीक पे करते हैं, 16 18 या तो अप टू 20 वीक्स तक एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं कभी भी। तो ये ठीक है, इसके लिए इनकरेक्ट नहीं है। ये डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट कर सकते हैं, ये करेक्ट है, कर सकते हैं करेक्ट। सेक्स डिटरमिनेशन कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा सेक्स डिटरमिनेशन कर सकते हैं। कैन वी यूज टू डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट को डिटेक्ट नहीं कर सकते इससे। सर क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? क्लेफ्ट पैलेट स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, स्ट्रक्चर में गड़बड़ है, फीटस की स्ट्रक्चर में गड़बड़ है। ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, उसका कोई लिम्ब नहीं बना है, उसका ब्रेन आगे का मतलब जब पैदा होगा उसके बाद वो जीनियस होगा या एवरेज बुद्धि होगा, ये हम पता नहीं कर सकते। फंक्शंस पता नहीं कर सकते, फिजिकल अपीयरेंस पता नहीं कर सकते, फिजिकल जो डिफेक्ट है वो पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लेफ्ट पैलेट का डिटेक्शन नहीं कर सकते इससे। क्लेफ्ट पैलेट जेनेटिक डिजीज नहीं है ना, ये फिजिकल डिजीज है जो उसका पैलेट नहीं डेवलप कर सकता, फिजिकल फॉर्म गड़बड़ है उसकी। कोई कंफ्यूजन है किसी को पूछ ले। जेनेटिक डिजीज हम डिटरमाइन कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम जेनेटिक है, सेक्स डिटरमिनेशन जेनेटिक है, 14 से 16 वीक में होता है, 16 से 18 वीक में होता है। ठीक है, लेकिन ये क्लेफ्ट पैलेट फिजिकल डिजीज है, तो इसमें रहेगा। हिस्टेरेक्टमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ व्हिच ऑर्गन? हिस्टेरेक्टमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ मेमोरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? क्या कहते हैं मेमोरी ग्लैंड किसको कहते हैं? फीमेल ब्रेस्ट ये सर फीमेल ब्रेस्ट है सर। ये नहीं, ए चॉइस नहीं है। वास्ट डिफरेंस के रिमूवल को नहीं करते, कटिंग को उसको वासेक्टमी कहते हैं। ठीक है, यूट्रस रिमूवल को हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, यूट्रस के रिमूवल को हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में होता है, और प्रोस्टेट को लिए हम दूसरी सर्जरीज करते हैं। टर्फ एक सर्जरी होती है, ट्रांसयूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जो आजकल इसको नोट कर सकते हो आप। प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए जो सर्जरी आजकल करते हैं उसको टर्फ कहते हैं, TURP, ट्रांसयूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट जो ओल्ड एज में बढ़ जाता है, जिससे कि यूरिन की प्रॉब्लम होने लगती है पेशेंट्स को, यूरिन जल्दी जाना पड़ेगा, रात को नहीं रोक पाते, और अगर प्रेशर होगा तो तुरंत भागना पड़ेगा, ये प्रोस्टेट की वजह से होती है। प्रोस्टेट एक एक्सेसरी ग्लैंड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सेसरी ग्लैंड है मेल में, और अगर ये ओल्ड एज में बढ़ जाता है, एज रिलेटेड हो जाता है, तो इसको हमें काटना पड़ता है, जिससे कि वो उसके यूरिनरी कंप्लेंट्स है वो ना हो उसको। और वो जो टेक्निक है उसको टर्प कहते हैं, TURP, ट्रांसयूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, नोट कर लेना टर्प को।
इसमें कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? बताइए। सर ए ए सर ये होगा encephalitis सर। नहीं है, encephalitis। Yeah. Encephalitis is the inflammation of the Yes, brain. sir. A insect हाँ, hepatitis. encephalitis is inflammation of brain. Syphilis, AIDS, gonorrhea, STDs हैं। Tubectomy is a method of sterilization in which? Tubectomy. Small part of the fallopian tube is removed or tied up. B होगा सर। Yes, yes, yes. Yes sir, B। B है इसका आंसर। Fallopian tube is removed and tied up. इस बार पहले टाई करते हैं तो छोटे से पार्ट को निकाल देते हैं जिससे कि जुड़ न जाए बॉडी में, ऑटोमेटिकली अंदर जुड़ न जाए, तो थोड़ा सा पार्ट काट भी देते हैं उसका बांधने के बाद, टाई करने के बाद। A होगा सर, जॉइंडिस। हाँ, ए होगा। ठीक है, गुड। कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं ये आपको पोस्ट कर रहा हूँ, ये आप करके भेजना फिर मेरे को व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, इनको आप करके भेजना। बाकी आज की क्लास बंद करते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। ये कर लो, ये मैंने नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ लो। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, which is the shape of growth curve? ग्रोथ कर्व, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व की शेप क्या होती है? सर V शेप होता है सर, V शेप। ए V शेप होता है सर। V शेप नहीं सर, वही V, A और V में दोनों। हाँ, बताएंगे, कौन बताएगा? सर कंफ्यूज है A और B में, यही दो ऑप्शन में से कोई होगा सर, मैं कंफ्यूज हूँ सर। V तो नहीं हो पाएगा। A से शेप होगा तो फिर सर। V कैसे हो सकता है? ग्राफ में V बना, ग्राफ सर में V बना, A से शेप सर, A से शेप सर। कंफ्यूजन दूर कर देते हैं हम तुम्हारा। ग्राफ में V बना के देखिए, V बना के देखो ग्राफ में, तो उसका क्या मतलब होगा? Y एक्सिस पे पहले, Y Sir, एक्सिस J पे shape पर sir। J शेप भी नहीं होगा बच्चे। सर A से होगा सर, S शेप होगा। सर A से होगा। हाँ, जो बहुत सारे प्रोसेस में एस शेप होती है। एक और हमने एस शेप, मैंने ही तुम्हें पढ़ाया था, एक कर्व और इम्पोर्टेंट कर्व मैंने पढ़ाई थी, एस शेप कर्व, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, याद है? यस है ना? दैट इज आल्सो एस शेप्ड। सिग्मॉइड कर्व, दैट इज आल्सो एस शेप्ड। एस शेप्ड कर्व क्या होती है? यूजुअली एस शेप्ड कर्व क्या होती है? शुरू में कोई भी प्रोसेस स्लो चलता है, ठीक है। एस शेप कर्व का लॉजिक क्या होता है? एस शेप जो भी कर्व होती है उसमें शुरू में प्रोसेस स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग हो रही है, जब स्टार्टिंग में होती है वो स्लो चलता है। फिर जब उसके जो सारा सिस्टम तैयार हो जाता है तो एकदम से डेवलप करता है तेजी से। तो पहले फ्लैट चलता है, फिर एकदम से उठता है और फिर से प्लेटिव हो जाता है, ठीक है। फिर से वो स्लो हो जाता है, लास्ट में जाके फिर स्लो, जब रिसोर्सेज खत्म हो गए तो फिर से स्लो हो गया। तो इस तरह से वो एस शेप होता है। सेल एफिनिटी अपने आप बढ़ती है, बीच में एफिनिटी अपने आप बढ़ती है, जो भी क्रिया हो रही है उसकी क्रिया होने की एफिनिटी अपने आप बढ़ती है। तो एस शेप कर्व फिजियोलॉजी के प्रोसेस में यूजुअली एस शेप कर्व ही होती है। शुरू में स्टार्ट हुई, जब स्लो होगी, उसके बाद बीच में बहुत तेज होगी क्योंकि फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया, फेवरेबल चीजें मिल गई उसको, तो एस उसकी ग्रोथ बहुत तेज हो रही होगी, कोई भी चीज बहुत तेजी से बढ़ रही होगी। उसके बाद जब चीजें यूटिलाइज हो जाती है तो उनकी चीजें फिर स्लो हो जाती हैं। तो फिजियोलॉजी की जो कर्व होती है यूजुअली एस शेप्ड कर्व होती है, ठीक है। किसी भी कोई समझ में भी नहीं आता और एस शेप्ड कर्व भी लगा दोगे इस तरह के सवाल में तो 90% वो ठीक ही होगा आपका जवाब। सर इसके पहले सर जो कह रहे थे इसको लिख लो सर, उससे एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। मैं प्रोस्टेट के लिए बोला था, प्रोस्टेट का रिमूवल का मेथड को टर्प कहते हैं, TURP, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। सर और तीन गो था सर, उसको भी सर लिखवा दीजिएगा सर। दो ध्यान और से, थे उसका सर। किस चीज के? ये सर उसी क्वेश्चन में जो थे सर।
मेमोरी ग्लैंड बेटे, ये तो मेमोरी Yes, sir. ग्लैंड का तो सभी को पता है, तुम्हें ब्रेस्ट को मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। वास्ट डिफरेंस यस सर, ये पता है। है। यस सर, ये पता है। बस हाँ, डिफरेंस के लिए वासेक्टोमी सर। हाँ, वासेक्टोमी वास्ट डिफरेंस रिमूव नहीं Yes, करते उसमें, यह ध्यान रखो। सवाल है Yes, sir. रिमूव नहीं करते, कट करते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, वासेक्टोमी कहते हैं उसको। और फीमेल में जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी सर। क्योंकि ट्यूब को कट कर देते हैं, एक्टोमी। यस सर। एक्टोमी मतलब कट करना, काट देना। यस सर। चलिए ठीक है, आज के लिए काफी हो गया है, आप लोग पढ़ो ध्यान से, ठीक है। कोई और भी सवाल मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ, वो भी आप कर लेना। फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, और मैं और एमसीक्यू लेके आऊंगा, पुराने चैप्टर्स के एमसीक्यू फिर से करेंगे। और मैं देखता हूँ अभी मेरे को कौन सा चैप्टर लेना है, वो मैं देखता हूँ। अभी मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो गया, मेरा जो एंड था। अभी मैं देखता हूँ कौन से चैप्टर और ले पाऊंगा आपके लिए, ठीक है। यस सर, थैंक यू हाँ सर। चलिए, ओके, मैं बंद कर देता हूँ क्लास को, आप लोग पढ़िए ध्यान से। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक ओके यू ओके। सर। Sir.